So this is how I spent 24 hours in Prague. तो अगर आप आते हैं Prague and you only have 24 hours, so इस व्लॉग में आप हमारे साथ जुड़ी रहेगा क्योंकि हम 24 आवर्स के अंदर जो भी इनकी मेन अट्रैक्शन है उनको पूरा कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने डाउनटाउन सिटी सेंटर के अंदर अपना एयरबीएनबी या होटल को बुक करना है। मैंने जो था वो अपना बॉटनिंग और ज़ब्रोस्का की क्रॉस स्ट्रीट्स पे बुक किया था। मेरा एक डिसेंट एयरबीएनबी था। मैं कहूँगा 5 आउट ऑफ 10 था। मैं पिक्चर्स लगा देता हूँ ताकि आप देख लें कैसा था मेरा वाला। और द ओनली रीज़न मैंने इसको सेलेक्ट किया था इज़ बिकॉज दिस इज़ वेरी क्लोज टू द वल्तावा रिवर या फिर जो भी इनकी डिफरेंट अट्रैक्शंस है, दे वर लाइक 15 to 20 मिनट्स की वॉक पे थी। सो दैट्स व्हाई आई सेलेक्टेड दिस। तो एयरबीएनबी में चेक इन के बाद हम अपनी पहली टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरफ रवाना हो गए हैं जिसका नाम है डांसिंग हाउस। डांसिंग हाउस जो कि अगर आप गूगल पे जाके इसका रिव्यू चेक करें तो 56,000 लोगों ने इस पर रिव्यू दिया है, जिसकी वजह से जाना तो उसके जगह पर अब बनता है। लेकिन बहुत से लोग शायद ये बात नहीं जानते कि डांसिंग हाउस से पहले यहाँ पर एक अपार्टमेंट बिल्डिंग हुआ करती थी जिसको ऑन 14 फरवरी 1945 जी वैलेंटाइंस डे के दिन एक हैवी बॉम्बिंग की वजह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। और सिर्फ इस बिल्डिंग को नहीं बल्कि इसके अतराफ जो भी हमारे पास घर थे, जो भी बिल्डिंग और भी कोई भी जो स्ट्रक्चर्स थे वो भी डिस्ट्रॉय हो गए थे कम्प्लीटली। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात आती है कि जो बॉम्बिंग थी वो प्राग के लिए नहीं की गई थी बल्कि वो ड्रेसडन के लिए की गई थी। और सिर्फ पुअर नेविगेशन एंड फॉग की वजह से द यूएस एयरफोर्स ने प्राग को ड्रेसडन समझ के बॉम्ब कर दिया था। और आज इस बिल्डिंग को एक होटल स्लैश टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसका जो नाम है डांसिंग हाउस वो भी काफ़ी यूनिक है क्योंकि इसके नाम की जो इंस्पिरेशन है दैट्स आफ्टर 2 अमेरिकन डांस पार्टनर्स फ्रेड एस्टायर एंड जिंजर रॉजर्स। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द व्लॉग और अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। तो गाइस इस वक्त मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये जगह पे मुझे इनके जो काफ़ी सारी जो हिस्टोरिकल साइट्स एंड लैंडमार्क्स हैं वो बड़े आराम से दिख रहे हैं। जब भी यहाँ पे बहुत सारे मैं टूरिस्ट देख रहा था रुक के तस्वीरें खिंचा रहे थे बिकॉज़ यहाँ पर सबसे पहले आपको नीचे एक रिवर दिखता है, फिर ब्रिज और फिर उनका एक बहुत फेमस कैथीड्रल है जिसको कहते हैं सेंट वाइटस या विटस कैथीड्रल। सो जो रिवर है इट्स कॉल्ड द वल्तावा रिवर। इट्स एक्चुअली चेक रिपब्लिक्स लॉन्गेस्ट रिवर है ये, लेकिन काफ़ी गंदा हो रहा है स्विमिंग के लिए कंप्लीट नो। उसके बाद हमारे पास है एक लेट मी जस्ट पॉइंट इट आउट चार्ल्स ब्रिज। चार्ल्स ब्रिज की थोड़ी सी हिस्ट्री ये है कि अराउंड 14th सेंचुरी यहाँ पे कुछ फ्लड आया था जिसकी वजह से ये जो ब्रिज था ये कम्प्लीटली डेसिमेट हो चुका था। और उसके बाद उसी सेंचुरी के अंदर इसको दोबारा रिकन्स्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी और अराउंड 15th सेंचुरी इसको बिल्ड कर लिया गया था। और उस वक्त उसको चार्ल्स ने इसको कहते थे जूडिथ ब्रिज कहते थे और इसको रीनेम किया गया था अराउंड 19th सेंचुरी में। इसको रीनेम करके चार्ल्स ब्रिज कहा गया था। लोग आ रहे हैं यहाँ पर, मूव कर रहे हैं। कैपिटल में हैं हम खड़े हुए चेक रिपब्लिक के और इसको एज अ हिस्टोरिकल एंड टूरिस्टिक साइट यूज़ किया जा रहा है और काफ़ी लाइवली है। अभी हम लोग जाएंगे, इसको भी कवर करेंगे और उसके ऊपर हम लोग राइट ऑफ द टॉप अगर हम देखें, लेट मी जस्ट मेक श्योर आई एम पॉइंटिंग इन द राइट डायरेक्शन, यहाँ पर तो अगर मैंने सही पॉइंट किया है तो आपको दिख रहा होगा इट्स कॉल्ड एक कैथीड्रल या फिर चर्च कह लें। वो ये जो कैथीड्रल है इट्स द लार्जेस्ट रिलीजियस साइट, यानी कोई भी रिलीजन, वैसे तो क्रिश्चियनिटी है यहाँ पे लेकिन जो सारी रिलीजन सबसे बड़ी जो रिलीजियस साइट है वो ये सेंट वाइटस या सेंट विटस कैथीड्रल है। और इसकी सिग्निफिकेंस ऐसी है कि जो भी इनके किंग और क्वीन की कोरोनेशन होती थी ना वो इस कैथीड्रल में होती थी। तो अभी हम जाएंगे, इस ब्रिज को भी देखते एक्सप्लोर करेंगे और इस कैथीड्रल के भी करीब के आपको नज़ारे कराएंगे।
तो भाई हम चार्ल्स ब्रिज पे तो आ चुके हैं, लेकिन चार्ल्स ब्रिज यहाँ पे थोड़ा सा लोकल से बात करने के बाद अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो चार्ल्स ब्रिज है ये दिन के बजाय रात में आने वाली जगह है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी आइकॉनिक लाइट्स लगी हुई हैं, स्ट्रीट लैंप लगे हुए हैं जो कि जब जलते हैं जब रात होती है। बहुत रश है और यहाँ पर सुपरस्टिशन से भरा हुआ है ये ब्रिज, क्योंकि यहाँ पर अपना कोई गोल्ड कलर का एक कुत्ता है, गोल्ड कलर की एक आंटी हैं, उनको अगर आप हाथ लगाते हैं तो फिर वो ये लोग ये मानते हैं कि अगर आपने इसको हाथ लगाया तो फिर आप यहाँ पे दोबारा प्राग आएंगे, और प्राग आप दोबारा आते रहेंगे जब तक आप इसको हाथ लगाते रहेंगे। सुपरस्टिशन है भाई, तो ऐसी चीज़ों में बिलीव नहीं करते, लेकिन चूंकि यहाँ के लोग बिलीव करते हैं तो यार चलो उसको चलने दिया जा सकता है। चेक रिपब्लिक जो है वो बहुत ही इकोनॉमिकल कंट्री है व्हेन इट कम्स टू लाइक अदर यूरोपियन कंट्रीज़। बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के मुकाबले में काफ़ी इकोनॉमिकल है। और अगर आप इसका ना सिर्फ और सिर्फ ये करें कि ये जो क्रूज़ आप देख रहे हैं ना, अगर आप किसी दूसरी यूरोपियन कंट्री के अंदर बुक कराएंगे, फ़र्ज़ करें फॉर अराउंड लाइक थे 2 आवर्स या फिर 50 मिनट्स, यू आर प्रॉब्ली लुकिंग एट अराउंड लाइक $90-80। यहाँ पर आपको $20 से $25 के अंदर आराम से 1 घंटे की मिल जाती है। बल्कि मैं नीचे देख भी रहा था 18 यूरोस थे, तो वो तकरीबन ऐसी $20-22 US बनता है। तो यस, इट्स प्रीटी नाइस कि अगर आप फ़र्ज़ करें पाकिस्तान से हैं और यूरोप पे आना चाहते हैं, यूरोप घूमना चाहते हैं, तो आई फील लाइक ये एक अच्छा ऑप्शन है प्राग। अभी तक जितना भी टाइम मैंने प्राग में गुजारा है उसमें मैंने ये देखा है कि यहाँ पे ना बड़ी ही इन्होंने मिडीवल टाइप लुक रखी हुई है अभी अपने ही पूरे इंटायर सिटी की। जो जैसा है दे जस्ट मेक श्योर कि उसको बस मेंटेन करे, बट ज़्यादा उसमें कोई ना इनोवेशन या उसमें कोई नई किस्म के जो लेआउट्स हैं वो उनको इंटीग्रेट करने की कोशिश नहीं की गई है। दे जस्ट वांट टू मेक श्योर कि जो शहर है उसकी पुरानी मिडीवल लुक है वो मेंटेन रहे। इसकी वजह से ये ना इट्स डेफिनेटली समथिंग जो कि आप यहाँ पर आते हैं ना तो आपको एक ओल्ड स्कूल वाइब या फिर मिडीवल वाइब आपको ज़रूर फील करेंगे यहाँ पर अगर आप आएंगे। और यार यहाँ पर जो पुरानी यूरोपियन फिल्म में या पुरानी यूरोपियन अगर आपने फिल्में देखी हों उसमें जो बिल्डिंग का लेआउट दिखाते थे या बिल्डिंग का स्ट्रक्चर दिखाते थे वो अभी भी वैसा ही है, और माशाल्लाह उन्होंने बड़ा वेल मेंटेन किया हुआ है इसको, विच इज़ डेफिनेटली समथिंग जो कि दे शुड बी गिविंग क्रेडिट फॉर। बहुत प्यारी है। अगर आप फ़ैन हैं इस किस्म के यूरोपियन आर्किटेक्चर के, जैसे कि गॉथिक आर्किटेक्चर हो गया जो कि अभी हम आगे जाके देखेंगे। अभी जैसे कि अगर आपको हो सकता है बेल की आवाज़ आ रही हो, जो चर्च की बेल है उसकी आवाज़ आ रही हो, डेफिनेटली आप प्राग ज़रूर आइए फिर इफ़ यू आर अ फैन ऑफ दैट काइंड ऑफ आर्किटेक्चर। तो चलें, अभी तक बस चलते रहते हैं और हम वॉक करके जा रहे हैं वो सेंट विटिकस कैथीड्रल की तरफ। जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे जाके आपको फिर वहाँ के शॉट्स बताते हैं, दिखाएंगे, और फिर मैं अपना एक रिव्यू दूंगा कि हाउ डू आई फील अबाउट दिस एंटायर थिंग। बाकी वॉक इतनी लंबी नहीं है, हमने इससे बड़ी वॉकें की हुई अभी तक, लेकिन ओवरऑल अच्छा है, इट्स वेरी गुड। और फाइनली सम शेड में हम रह रहे हैं, सो आई कैन डेफिनेटली यूज़ सम शेड यार। आप यहाँ पे देख रहे होंगे WC लिखा हुआ है, ये WC यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और अभी ट्रेन आ गई, वरना जहाँ पे भी आप देखेंगे ना बहुत जगह WC लिखा हुआ होता है। WC जो है दैट डजंट मीन कि ये कोई स्ट्रीट का नाम है, WC इज़ फॉर टॉयलेट। तो कभी भी आप यूरोप आएँ, एटलीस्ट जिन यूरोपियन कंट्रीज़ में मैं गया हूँ अभी तक सो फार, wherever I see WC that just means that it's a toilet. So Saint Vitus Cathedral का जो रास्ता है it's actually a lot of steps. तो फैमिली के साथ मत आइएगा, अगर हाँ स्ट्रॉलर में बच्चा है तो डेफिनेटली मत आइएगा, हाँ, लेकिन अगर छोटा बच्चा वॉक कर सकता है या रन कर सकता है सो डेफिनेटली शुड बी ईजी। स्टेयर्स हैं
nothing that difficult. So definitely something that to keep a note of. But besides, गर्मी ये मार रही है मुझे, तो बहुत पसीना है देखिए. Alright guys, so we are here at the St. Vitus Iovitis Cathedral, and like I said, this is something which is known for in Czech Republic's history, कि जब भी यहाँ पर इनके किंग या क्वीन की कोरोनेशन होती थी वो यहाँ पर होती थी. So this is definitely a historical landmark for them. So avoid करेगा इस गर्मी के अंदर अपनी फैमिली के साथ, लेकिन हाँ जब कूल डाउन हो जाए तो डेफिनेटली यहाँ पर आ सकते हैं आप. और बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता, लेकिन ये जो इसकी जो फ्रंट एंट्री है ये बिल्कुल फ्री होती है. अगर आपको अंदर जाना है तो फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे, और वो मेरे ख्याल से अराउंड $20 हैं. 450 कुछ चेक की करेंसी में बनता है. इट्स अ नाइस गॉथिक आर्किटेक्चर. अगर आपको देखना है तो ठीक है, और इट्स समथिंग वर्थ वॉचिंग. तो आप जाके ज़रूर देखिए इसको आके, और मैं कुछ शॉर्ट्स लगाऊंगा जो मैंने इसके कवर किए हैं. सो डेफिनेटली वॉच देम, और अपने सजेशन भी देगा कि हाउ डू यू गाइस फील के ये ओवरऑल कैसा लगा आपको जो ही कवर किया. क्योंकि मैंने गॉथिक आर्किटेक्चर पहली दफ़ा देखा है, ठीक है ना. मैंने इससे पहले कभी भी गॉथिक आर्किटेक्चर नहीं देखा था. तो मुझे डेफिनेटली समथिंग, मैंने बस पिक्चर्स में ही देखा था, लेकिन यहाँ पर आके रियलिटी में देखा पहली दफ़ा, एंड इट्स रियली समथिंग नाइस. सो हाईली रिकमेंडेड कि यहाँ पर आएँ, क्योंकि यहाँ की फ्रंट एंट्री है जिसकी जो इस पाथ की जो एंट्री है ये फ्री होती है. तो यहाँ पर आके आप पूरे स्ट्रक्चर को देख सकते हैं. लेकिन अगर अंदर जाना है तो फिर अंदर जाने के लिए आपको सामने ही स्टेशन है जिसकी टिकट का, वहाँ से आप खरीद सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, whichever is easier for you. So yep, let's actually go out to the next thing and see what we're going to discover next. तो आज का व्लॉग रैप अप करते हुए मैं अपने एयरबीएनबी की तरफ वापस जा रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा. वैसे ये एयरबीएनबी अगर आप मैं जो स्टेयरकेस का है अगर आप देखेंगे तो ऐसा फ़ील होगा कि हम साउथ एशिया या पाकिस्तान में आ गए हैं. पाकिस्तान इंडिया जैसा टाइप लगता है लुक इसका. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय से मुझे आगाह कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा. एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग. तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम.